हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप सरकार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग 7th क्लास का इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में हम लोग निचोड़ पढ़ रहे हैं। निचोड़ कहें तो जो भी टॉपिक हमारा होगा उस टॉपिक से संबंधित जितने भी फैक्ट रहेंगे वो सारा का सारा कोशिश किया जाएगा, है ना, यहाँ पढ़ने और पढ़ाने का। तो अभी हम लोग 7th क्लास का इतिहास देख रहे हैं और इतिहास में हम लोगों ने पहला अध्याय कंप्लीट किया था। ये हमारा दूसरा अध्याय हो जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती वालों के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण ये सेशन हो जाता है, सबसे महत्वपूर्ण सेशन। हम बार बार अपने विद्यार्थियों को यही कहते हैं कि अगर आपके पास टाइम है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब या कोई भी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे जॉब छोड़ करके इसमें एकदम लगे हुए हैं। यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर वाले जो लोग हैं वो चाहते हैं कि एक बार टीचर बनना ही सही रहेगा, है ना, वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम यही कहते हैं, बार बार यही कहते हैं कि सबसे ज़रूरी है SCRT को पढ़ना। अगर SCRT आप पढ़ते हैं तो फिर आपका कट ऑफ जो है अच्छा खासा आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं अध्याय 2, नए राज्य एवं राजाओं का उदय। नए राज्य एवं राजाओं का उदय हो जाएगा। तो देखिए कहता है पहला पॉइंट में राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट जैसे आप देखते होंगे कि जैसे ही हर्षवर्धन के साम्राज्यों का पतन हो जाता है, उस पतन के बाद बहुत सारे नए नए राज्य जो है स्थापित होने लगते हैं। और स्थापित होने के बाद सबसे बड़ी समस्या क्या है कि कनौज पर अधिकार के लिए ये जितना भी संघर्ष हम लोग यहाँ पर देखेंगे, त्रिपक्षीय संघर्ष हम लोग देखेंगे, उस संघर्ष का एक ही कारण है कनौज पर अधिकार करना। किसी भी सम्राट का अगर कनौज पर अधिकार हो जाता है तो वह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा। और कनौज पर ही आधिपत्य के लिए तीनों हमेशा आपस में ही लड़ाई करते हैं। जैसे राष्ट्रकूट हो गए, प्रतिहार हो गए और पाल हो गए। और तीनों इस तरीके से इस संघर्ष में समझिए कि उलझ जाते हैं कि इन तीनों लोगों का पतन ही हो जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये राष्ट्रकूट जो है, राष्ट्रकूट के संस्थापक हैं जिनका नाम है दंती दुर्ग, पूछा जाता है। और राष्ट्रकूटों ने अपनी राजधानी मान्यखेत में बनाई। मान्यखेत जिसको मलखेड़ भी कहा जाता है, जिसको मलखेड़ भी कहा जाता है, पूछा जाता है। ये राष्ट्रकूट का संस्थापक, राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो दंती दुर्ग ने किया। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये संस्थापक है, राष्ट्रकूट के संस्थापक है दंती दुर्ग, जिन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी मान्यखेत में। और इस मान्यखेत को मलखेड़ भी कहा जाता है, यानी कि राष्ट्रकूटों ने अपनी राजधानी मान्यखेत या मलखेड़ में इसको स्थापित किया था। एक चीज़ और भी देखते हैं, एक सम्राट हैं जिनका नाम है ध्रुव। राष्ट्रकूट वंश के सबसे महान सम्राट हैं जिनका नाम है राजा ध्रुव नाम है। यह इस वंश के सबसे महान शासक थे, महान शासक थे। उसके बाद यानी कि ध्रुव के बाद एक अमोघ वर्ष सम्राट बनते हैं। एक और नाम है जिनका नाम है अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष के बारे में कहा जाता है कि लगभग इन्होंने 64 वर्ष तक शासन किया। इन्होंने 64 वर्ष तक शासन किया। और अमोघ वर्ष की एक रचना है जिसका नाम है कविराज मार्ग, पूछा जाता है। कवि राजमार्ग इन्होंने एक रचना की। और यह रचना जो है, यह ग्रंथ जो है, यह कन्नड़ भाषा में लिखा गया। यह कन्नड़ ग्रंथ हो जाता है, कन्नड़ ग्रंथ जिसकी रचना स्वयं अमोघ वर्ष के द्वारा किया गया। यहाँ पर पूछा जा सकता है। राष्ट्रकूट की स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा किया गया। और राष्ट्रकूट की जो राजधानी है ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना ज़रूरी होगा। मान्यखेत या मलखेड़ कहते हैं। और एक सम्राट है राष्ट्रकूट के ही जिनका नाम है ध्रुव। और ध्रुव जो है यह सबसे महान सम्राट है राष्ट्रकूट का।
उसके बाद एक सम्राट बनते हैं जिनका नाम है अमोघ वर्ष, और अमोघ वर्ष लगभग 64 वर्षों तक शासन किया। और अमोघ वर्ष की एक रचना है कन्नड़ ग्रंथ कहा जाता है, जिसका नाम है कविराज मार्ग। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, कविराज मार्ग हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा एक राजा कृष्ण प्रथम हो जाते हैं, एक राजा कृष्ण प्रथम हो जाते हैं। पूछा जाता है राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में, है ना, एलोरा में यहाँ पर उन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिए, बहुत भी आई है ना। राष्ट्रकूट के एक सम्राट थे जिनका नाम था कृष्ण प्रथम ने ही एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, याद रहेगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। विदर्भ का क्षेत्र तो आप जानते हैं, जहाँ पर किसान बहुत सारे आत्महत्या कर लिए। विदर्भ का क्षेत्र हो सकता है आपसे पूछे कि कहाँ पे पड़ेगा, किसका हिस्सा है, तो ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है। और यहाँ पे आप देखिएगा बंजर ज़मीन हो गया है, सिंचाई का कोई साधन प्रबंध भी नहीं है, और यहाँ के किसानों की हालत इतना ख़राब है कि किसान आत्महत्या कर लिए। बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है ना विदर्भ की। और आपको पता होगा किसानों की स्थिति आज के समय में, वर्तमान संदर्भ में भी अगर देखा जाए तो अपने हक और अधिकार के लिए भी इनको लड़ना पड़ता है। अगर हम लोग बात करें अंग्रेज़ों के शासनकाल में, अगर बात करें हम लोग प्राचीन समय से, तो प्राचीन समय से लेकर के आधुनिक युग तक किसानों की स्थिति इतनी खराब नहीं थी जितनी स्थिति खराब आज के वर्तमान संदर्भ में देखा जा सकता है। तो पूछा जा सकता है कि विदर्भ का क्षेत्र कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र का हिस्सा हो जाएगा। कलिंग, ये कलिंग उड़ीसा में है। और कलिंग का युद्ध इतिहास क्या, दुनिया का कोई भी आदमी भुला नहीं सकता। अशोक सम्राट ने जो कर दिया इतिहास के पन्नों में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इतनी बर्बरता दिखाई उन्होंने और कलिंग को विजित भी किया। कलिंग का क्षेत्र जो है पूछा अगर जाए आपसे तो ये उड़ीसा का क्षेत्र हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिहार एवं बंगाल के, यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, इस पे हम लोग डीपली में भी थोड़ा सा बात कर लेंगे। यहाँ पर देखिए कहता है कि बिहार एवं बंगाल के प्रथम शासक गोपाल का चयन राजा के रूप में हुआ। वहाँ की प्रजा के द्वारा ही ये चयन किया गया। और यानी कि पाल वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था गोपाल ने ही उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। हम अभी जो भी बात करेंगे सिर्फ एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। गोपाल ने ही उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की और उदंतपुरी वर्तमान के बिहार शरीफ में है। गोपाल के पुत्र जिनका नाम है धर्मपाल, पाल वंश के सबसे महान सम्राट थे धर्मपाल। और धर्मपाल से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, प्रश्न ये है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा ही किया गया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान के भागलपुर में है। और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए 200 गांव भी दिए। तो बिहार एवं बंगाल के प्रथम शासक गोपाल का चयन प्रजा ने स्वयं, है ना, स्वयं किया। और पाल वंश के बारे में ये भी कहा जाता है कि अंतिम रूप से बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाला यही पाल सम्राट ही था, ये पाल साम्राज्य ही था, पाल शासक ही थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा कि चोल वंश के संस्थापक। चोल वंश के संस्थापक कौन हैं? तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय हैं, है ना, विजयालय, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चोल वंश के संस्थापक कौन है? विजयालय हैं। और चोलों ने अपनी राजधानी बनाई, चोलों ने अपनी राजधानी यहाँ पर तंजावुर में बनाई। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे राजधानी उरैयूर लिखा हुआ है और हम आपको राजधानी तंजावुर बोल रहे हैं। यानी कि चोल वंश के संस्थापक कौन है? तो विजयालय हैं। और चोल वंश ने अपनी राजधानी जो है
यानी कि विजयालय ने तंजावुर पर अधिकार कर लिया और अधिकार करने के बाद इसे अपना राजधानी बनाया। चोल वंश का सबसे प्राचीन जो राजधानी है, प्राचीन, ये उरैयूर हो जाता है। और चोल वंश के जो चिन्ह है वो बाघ हो जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। यहाँ पे क्या है, इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, पूछा जाता है कि चोल वंश किसके सामंत थे। तो चोल वंश जो सामंत थे ये पल्लवों के सामंत थे, ये पल्लवों के सामंत थे, पल्लवों के सामंत थे। बहुत बार प्रश्न ये पूछा गया है यहाँ पर। और चोल वंश के एक सम्राट हैं जिनका नाम है राज प्रथम। ये भी देख लीजिए, राज प्रथम नाम है। ये चोल वंश के सम्राट हैं जिनका नाम है राज प्रथम। और राज प्रथम जो है, ये राज प्रथम, ये शैव धर्मावलंबी हैं, शैव धर्म के मानने वाले लोग हैं ये। और इन्होंने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की। इन्होंने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की, शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की। पूछा जाता है आपसे, इम्पोर्टेंट है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है राज प्रथम के बारे में, राज प्रथम के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि राज प्रथम ने तंजौर में ही, इन्होंने तंजौर में ही राजेश्वर मंदिर की स्थापना की। राजेश्वर मंदिर की स्थापना की। और ये राजेश्वर मंदिर जो है यह द्रविड़ स्थापत्य कला का सबसे सुंदर उदाहरण है। द्रविड़ स्थापत्य कला का सबसे सुंदर उदाहरण है। प्रश्न पूछा जाएगा, पूछा जाता है राज प्रथम के बारे में अक्सर। तो राज प्रथम जो है ये शैव धर्मावलंबी हैं, शैव धर्म के मानने वाले लोग हैं। और यही वजह था कि राज प्रथम शिवपाद शेखर की उपाधि धारण किया। इन्होंने उपाधि धारण किया और इन्होंने ही तंजौर में राजेश्वर मंदिर का स्थापना किया। और राजेश्वर मंदिर जो है द्रविड़ स्थापत्य कला का सबसे सुंदर उदाहरण है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, कम से कम इसे याद रखिएगा, क्योंकि चोल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। उसके बाद आप देखते हैं राजेंद्र प्रथम के बारे में। राजेंद्र प्रथम के बारे में भी देख लीजिए। तो राजेंद्र प्रथम जो है यहाँ पर राजेंद्र प्रथम, ये राजेंद्र प्रथम, इनके बारे में कहा जाता है कि समस्त श्रीलंका को इन्होंने चोल साम्राज्य में मिला लिया। क्यों? आपको ये बात पता होगा कि चोलों के पास नौसेना थी और नौसेना में बहुत ही ज़्यादा ये शक्तिशाली थे। नौसेना इनके पास बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली वाला इनके पास सेना था। और यही वजह है कि राजेंद्र प्रथम ने समस्त श्रीलंका को चोल साम्राज्य में मिला लिया। और चोल साम्राज्य में मिलाने के बाद इन्होंने गंगैकोंड चोलपुरम की ये उपाधि धारण किया। ये पूछा जाता है आपसे, गंगैकोंड चोल की उपाधि इन्होंने धारण किया। देखिए, बहुत ही ईजिली तरीके से आप यहाँ से प्रश्न को बना सकते हैं। इतिहास में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी को लगता है कि दक्षिण भारत का जो इतिहास है, दक्कन का जो इतिहास है बहुत टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एक से दो बार अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए तो निश्चित तौर पे जो भी प्रश्न बनेगा आपसे निश्चित तौर पे बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है, 100% लोग बनाते हैं, बस सही तरीके से अगर पढ़ा जाए तो, है ना। यहाँ पर और एक चीज़ और भी बता दें आपको, अक्सर आपसे सवाल पूछेगा कि चोल साम्राज्य का सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो विशेषता है यहाँ पर स्थानीय स्वशासन का। अगर प्राचीन भारत के इतिहास में कहीं पर अगर आपको स्थानीय स्वशासन का उदाहरण मिलता है तो यही चोल में ही मिलेगा। स्थानीय स्वशासन का
स्थानीय स्वशासन का उदाहरण आपको मिलेगा, जिसको यानी कि पंचायती राज व्यवस्था की बात हम लोग जो कर रहे हैं, इसको हम लोगों ने संविधान में भी अंग्रेज किया और संविधान में भी इसको स्वीकृति मिली है ना। स्थानीय स्वशासन, बहुत बार चोल से यह सवाल पूछा गया है स्थानीय स्वशासन के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, आप देखते होंगे एक नटराज शिव की काष्ठ मूर्तियाँ, नटराज शिव की जो काष्ठ मूर्तियाँ हैं, काष्ठ मूर्तियाँ आप देखे होंगे, यह नटराज शिव की जो काष्ठ मूर्तियाँ हैं, यह चोल कला की सबसे सर्वोत्तम उदाहरण हो जाता है। चोल कला की सबसे सर्वोच्च उदाहरण ये मिलेगा आपको, नटराज शिव की काष्ठ मूर्तियाँ जो हैं यहीं से मिला है आपको, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए कुछ और भी आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा चोल वंश के संस्थापक कौन हैं, विजयालय हो जाते हैं, और इन्होंने अपनी राजधानी उरैयूर स्थापित की, तंजावुर भी बनाया। विजयालय ने तंजावुर को कब्जा कर लिया, उसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी बनाई, ये प्राचीन नाम हो जाता है ना। और यहाँ के जो चिन्ह है चोल का, वो हो जाएगा बाघ हो जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहता है कि कनौज के लिए संघर्ष। कनौज एक होता है, कभी कभी अगर हम इन सब्जेक्ट को पढ़ ले तो हमारा इतना मार्क्स आ जाएगा, होता है इस तरह से। जैसे अगर हम लोग बात करें, अगर हमको है ना पीआरटी कंप्लीट करना है, पीआरटी, तो पीआरटी कंप्लीट करने के लिए 1 to 5 में अगर कंप्लीट हमको करना है तो इसका भी तो फंडा है। ऐसे थोड़े है कि कुछ भी पढ़ लीजिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा, नहीं होगा। तो पीआरटी को कंप्लीट करने के लिए सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से जैसे 120 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, और यहाँ पे अगर हम लोग जैसे टीजीटी पीजीटी वगैरह के लिए 6 to 8, 9 to 10, 11 12 के लिए जो एक कॉमन पेपर होता है सारे विद्यार्थियों के लिए जीएस का, जहाँ से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, और आप चाहते हैं कि हमको 32 और 35 के बीच में है, 32-36 के बीच में है, तो यह भी तो फंडा है कि हम क्या पढ़ें ताकि हमारा रिजल्ट हो और हमारा स्कोर बढ़े। तो हमें सबसे ज़रूरी है इस की पॉइंट को जानना। अगर की पॉइंट हम जान गए तो फिर हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। यही चीज़ें तो यहाँ पे बताने की कोशिश किया जा रहा है जो हम आपको उस तरह से समझाएं। कहता है कनौज के लिए संघर्ष, जितने भी यहाँ पे सम्राट थे, जैसे हम लोग बात करें राष्ट्रकूट की, प्रतिहार की और पाल की, सारे लोगों को ये बात पता था कि इन सभी लोगों में अगर खुद को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाना है तो कनौज पे अधिकार करना ज़रूरी है। किसी भी साम्राज्य का, किसी भी सम्राट का अगर कनौज पर अधिकार हो जाता है तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा, सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। क्या टीचर बन जाएंगे तो गांव समाज में प्रतिष्ठा आपका कितना बढ़ जाएगा, आप इस बात को जानते हैं। सरकारी नौकरी के बारे में कहा जाता है कि भगवान मिल सकता है, लेकिन सरकारी नौकरी के बारे में ऐसा चीज़ें कहा जाने लगा है। और यही वजह होता है कि जब आपका नौकरी होता है ना, तो सोशल स्टेटस जो है वो बढ़ जाती है, आपके पास पावर आ जाता है, लोग आप कहीं जाते हैं तो एकदम प्रतिष्ठित बन जाते हैं, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है ना। ये क्या है, वैल्यू जो है ये बढ़ जाता है। और यही चीज़ें है, कोई भी सम्राट यही सोचता है कि अगर हम कनौज पे अधिकार कर लें, क्योंकि कनौज के पास बहुत कुछ है, कनौज के पास बहुत कुछ है, और कनौज पे जिसका अधिकार हो जाए, चाहे वो व्यापार के दृष्टि से हो जाए, चाहे वहाँ पे धन संपदा के मामले में अगर बात किया जाए, बहुत ऐसी चीज़ें हैं कनौज में। अगर उस कनौज की जो जगह है प्राप्त हो जाता है तो कोई भी सम्राट यहाँ पे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। और शक्तिशाली होने के बाद जितने भी जो कमज़ोर शासक हैं उस पर नियंत्रण करना उनके लिए बड़ा आसान होगा, है ना। जैसे आप शक्तिशाली, अगर आप सोच के देखिए, जैसे ही सरकारी नौकरी किसी महिला को मिलती है, घर में डिसीज़न मेकिंग का काम करने लगती है। अगर कह दे ये होना है तो निश्चित तौर पे होता है। सोचिए, एक नौकरी ने आपको कितना बड़ा पावर दे दिया, क्या दिया ना पावर। हमारे एक मित्र थे,
तो हम लोग दिल्ली में दोनों सब कोई वहीं पे स्टडी हम लोग कर रहे थे यूपीएससी के लिए। तब तक उनकी एक मतलब महिला मित्र ही थी, कंप्लीट कर गई। शादी वादी होने के बाद, पहले तो कोई नहीं बात मानता था, लेकिन शादी वादी होने के बाद उन्हीं का डिसीज़न आज भी चलता है। कहने का मतलब है कि नौकरी, सरकारी नौकरी अगर हो जाए आपका, तो सरकारी नौकरी में आप अगर महिला हैं तो आपका बात घर वाला क्या बाहर वाला भी मानता है। बाहर वाला की अगर बात छोड़े तो घर वाला भी मानता है। हर जगह से बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा है इसमें, है ना, आप देखते ही होंगे। तो चलिए हम लोग देखें त्रिपक्षीय संघर्ष, गुर्जर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल ने किया। लड़ते लड़ते इन तीनों का पतन भी हो गया। तीनों का क्या हुआ? पतन हो गया। उसके बाद देखिए कहता है तारीख़ हिंद हम शॉर्ट्स में करा रहे हैं, आप किताब का एक बार अध्ययन जरूर करिएगा। किताब का अध्ययन जब आप करेंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ें वहाँ पे मिलेगा। ये पुस्तक जो है पूरा डिटेल्स में भी होगा, लेकिन निचोड़ हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको इंटरेस्ट हो, है ना। और बहुत सारा फैक्ट भी हम आपको करा रहे हैं। ये तो 7th का है, जैसे ही 8th 9th 10th में जाएंगे चीज़ें धीरे धीरे विस्तारित होते जाएगा, है ना। तो तारीख़ हिंद पुस्तक के लेखक अलबरूनी है। और आपको ये बात पता होगा कि अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया, और महमूद गजनवी के साथ भारत आने के बाद भारत की आंखों देखी जो हाल लोग सुनाता है ना, वो सुनाया था। ऐसा नहीं कि भगवान है, तो हम लोग पुराने परंपराओं में एक पूर्वजों के द्वारा सुनते आ रहे कि है और देखा किसी ने भी नहीं है ना। तो वो वाली बात नहीं है। ये जब भारत आया तो भारत के समाज को देखा, भारत में समाज को देखा, और इसने ये देखा कि भारत के जो लोग हैं, शूद्रों की स्थिति कितनी ख़राब है, महिलाओं की स्थिति कितनी ख़राब है, उसके बारे में इसने अपना जो आँखों से देखा वहीं उसने लिखा। और जो लिखा उस पुस्तक का नाम है तारीख़ हिंद। पूछा जाता है, इसने ये भी लिखा कि यहाँ के शूद्र जो थे, शूद्र जैसे अगर हम लोग बात करें अभी तो ओबीसी वाले जो है शूद्र, SC ST सभी ये हो जाते हैं। तो उन लोगों के बारे में इसने लिखा अलबरूनी ने कि अगर कोई व्यक्ति वेदों का उच्चारण अगर करने लगे, है ना, तो उनका जिह्वा काट लिया जाता था। लिखा है, अलबरूनी ने लिखा है ये बात, उसका जीव जो है काट दिया जाता था। अगर कोई गलती से वेदों का उच्चारण सुन लिया, है ना, तो उसके कान में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था। ये सारी की सारी चर्चा अलबरूनी ने अपने पुस्तक में लिखा है तारीख़ हिंद में। भारत में धर्म की जो दशा, जो दुर्दशा है ना, सबसे ज़्यादा अलबरूनी ने बहुत ही सटीक चीज़ें लिखा। जैसे थोड़ा देर के लिए सोच के देखिए, कभी कभी कोई व्यक्ति जो है बड़ा ईमानदार होता है, ईमानदारी इतनी कूट कूट के भरी होती है कि ईमानदारी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता है, कुछ गलत नहीं होने देता। विदेशियों को कोई मतलब नहीं होता है, वो जो देखते हैं वही लिखते हैं। जैसे आप देखते होंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यहाँ पर मेगास्थनीज भारत आया, और मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक की रचना की, और ये पाटलिपुत्र में ही रहा। और पाटलिपुत्र में रहने के बाद जो अगल बगल में जो लोग दिखाई दिए उसी के बारे में उसने लिखा। जैसे अभी बताते हैं हम आपको, जैसे मानते हैं कि अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट अगर भारत आ जाए तो क्या लगता है आपको? पटना के सबसे घटिया जो महेंद्रो का इलाका है, जो भिकना पहाड़ी का इलाका है, जो मुसल्लापुर हाट का है, वहाँ पे कोई घुमा देगा? अगर मानते हैं दलाई लामा ही अगर आ जाते हैं तो क्या लगता है कि यहाँ पे घुमाया जाएगा? क्योंकि भारत के लोगों, भारत सरकार को इस बात का डर है कि अगर ये दिखा देंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, स्थिति इतनी ख़राब है। इसलिए वो लोग क्या करेंगे, जो सबसे बेहतरीन क्षेत्र होगा उसी बेहतरीन क्षेत्र में घुमा करके उनको वहीं से कहेंगे, विदा कर देंगे। तो उनको जो दिखाई देगा वही तो लिखेंगे ना। क्या उन्होंने उस क्षेत्र के बारे में अगर लिखा तो गलत ही क्या लिखा? तो वही वाली बात है। अलबरूनी जब भारत में आया महमूद गजनवी के साथ, और महमूद गजनवी भारत पे 17 बार आक्रमण किया, और एक लुटेरा था, भारत में सारी धन संपत्ति को लूट करके, है ना,
वो अपने क्षेत्र में ले गया। और कहा जाता है, महमूद गजनवी के बारे में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा अटैक उसने भारत के मंदिरों पर किया, क्योंकि उसको ये बात पता था कि सोमनाथ मंदिर में सबसे ज़्यादा धन संपत्ति लोग छुपा के रखे हैं। अभी भी देखिए, अगर मैं बताऊं आपको, अभी भी हमारे भारत के मंदिरों में इतनी संपत्ति है कि सारे संपत्तियों को अगर निकाल दिया जाए तो भारत का जो लोग जो है वो कभी गरीब नहीं रहेगा, गरीब रह ही नहीं सकता, इतनी संपत्ति हैं। उस समय भी सारी संपत्तियों को संग्रहित करके रखा जाता था, और जितने भी विदेशी आक्रमणकारी थे उनका एक ही टारगेट था, मंदिर को लूटो। और मंदिर को लूटने से धन संपत्ति बहुत सारा मिलता था, है ना। और बहुत सारी इसका अलग भी इफेक्ट है, बात किया जाएगा कभी। तो सामंतवादी व्यवस्था यानी कि भूमि के स्वामित्व और उससे संबंधित सेवा वर्ग, कुछ शर्तों पर आधारित व्यवस्था को ही हम लोग सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं। और सामंतवादी व्यवस्था में प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा होता था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुर्जर वंश का प्रथम शासक जो है नागभट्ट प्रथम था। याद रखना ज़रूरी है, बहुत ही बीबीआई है। पूछा जा सकता है कि गुर्जर वंश का प्रथम शासक कौन था, तो ये नागभट्ट प्रथम हो जाते हैं। और नागभट्ट प्रथम को राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने पराजित किया था। पराजित किया था। और नागभट्ट प्रथम जो प्रतिहार वंश के राजा थे, जिन्होंने अपनी राजधानी कनौज बनाया था। कनौज इंपॉर्टेंट है। नागभट्ट प्रथम जो प्रतिहार वंश के राजा थे, जिन्होंने अपनी राजधानी कनौज बनाया था। और स्थानीय स्वशासन चोल शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी। महात्मा गांधी अक्सर यही बात कहते थे कि कम से कम भारत, एक चीज़ और बताते हैं आपको, जैसे चोल जो स्वशासन है, इसकी जो सर्वाधिक विशेषता है यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये स्थानीय स्वशासन का है। बहुत बार प्रश्न पूछा है, स्थानीय स्वशासन का पहला प्रमाण हमको कहाँ से मिलता है, तो चोलकालीन साम्राज्य से ही मिलता है। और आपको ये बात पता है कि महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी को सबसे ज़्यादा प्रेम था स्थानीय स्वशासन से। वह चाहते थे कि भारत में जब संविधान लिखा जाए तो संविधान में अलग से ही स्थानीय स्वशासन का जिक्र किया जाए। एक चीज़ और देखिएगा, यही वजह था कि महात्मा गांधी बार बार कभी कभी अम्बेडकर से जाकर के पूछते थे कि अम्बेडकर साहब, क्या आपने स्थानीय स्वशासन का, है ना, जिक्र किया है संविधान में? आप देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 40 में भी इसका वर्णन किया गया है ना। तो ये स्थानीय स्वशासन का अगर पहला प्रमाण आपसे पूछे तो यही चोल शासन हो जाएगा। और चोल शासन के समय 3 प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम ये याद रहना चाहिए, है ना। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चोल शासन के समय 3 प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। उर पूछा जाएगा, उर क्या है, तो जनसाधारण की सभा हो जाती है, जनसाधारण की। उर में जो आम पब्लिक है, जो आम लोग हैं, उनकी सभा है, इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है उर क्या है, तो जनसाधारण की सभा हो जाती है, जनसाधारण की सभा। उसके बाद सभा या महासभा की जो बात है, ये वरिष्ठ या ब्राह्मण की सभा होती थी। जो प्रतिष्ठित लोग थे, जिनकी समाज में प्रतिष्ठा ज़्यादा था, जिन्होंने समाज में अपनी वर्चस्व को स्थापित किया था, वो शामिल होते थे सभा या महासभा में। और इसे हम लोग अग्रहार भी कहते। अग्रहार इंपॉर्टेंट है, अग्रहार कहा जाता है। उसके बाद जो नगरम है, नगरम व्यापारी की सभा होती थी। नगरम जो है यह व्यापारी की सभा होती थी, यानी कि उर जो है जनसाधारण की सभा है। सभा और महासभा ये जो वरिष्ठ या ब्राह्मणों की सभा होता है, जिसे हम लोग अग्रहार भी कहते हैं। और नगरम जो व्यापारी की सभा होती है। उसके बाद समिति को वर्यम कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, वर्यम। समिति को वर्यम कहा जाता है, समिति को वर्यम कहा जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी देख लीजिए,
वरियम कहा जाता है। और यहाँ पे कहता है कि गांव में वरिष्ठ ब्राह्मण को, है ना, अग्रहार कहा जाता है। वरिष्ठ ब्राह्मण जो सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित होते थे। और यहाँ पर देख सकते हैं राजेंद्र चोल अपनी सेना को गंगा तक ले गया और वहाँ से गंगा का पानी लेकर और अपने नए नगर में इस पानी को रखा और यह शहर जो है गंगईकोल वोलपुरम कहलाया। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है यहाँ से आपसे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। राजेंद्र चोल ने, थोड़ा सा छोटा करिए, चलिए, राजेंद्र चोल ने एक विशाल सेना का गठन किया था। क्योंकि आप देखते हैं, जैसे हम लोग अगर ब्रिटेन की बात करें तो आपको पता है ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली उसके नौसेना में थी, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। और यही वजह था कि आप जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये जो ब्रिटेन का, ये चारों तरफ से जो है वह पानी से घिरा हुआ है। किसी को, यूरोप के किसी भी क्षेत्र को इतनी हिम्मत और इतनी ताकत नहीं थी कि इसके क्षेत्र में जाकर के, है ना, इस पे कब्जा किया जा सके। अगर ज़रा सोच के देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपके घर में घुस करके आपसे लड़ाई झगड़ा करे, है ना, और गुस्से में आपका टीवी पटक दे, आपका मोबाइल पटक दे, है ना, आपके सामान को लूट के ले जाए, है ना, तो सबसे ज़्यादा समस्या आपके साथ होगा। और यही चीज़ें है, ब्रिटेन में एक चीज़ था कि ब्रिटेन के लोग ये पानी में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे। ये जो पानी जो है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे और इसके किनारे जो भी देश था उस देश को लूट करके लोग फिर अंदर घुस जाते थे, क्योंकि इनके पास उतनी सेना जो थी, नौसेना जो थी, उतनी शक्तिशाली नहीं थी। और यही वजह होता है कि चोल के पास नौसेना इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है कि जो भारत का ये क्षेत्र देखते हैं और ये श्रीलंका का जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यही है पाक स्ट्रेट। इस पाक स्टेट यानी कि इसमें, इस पानी में सबसे ज़्यादा जो शक्ति है इसी चोल की ही है। और यही वजह होता है कि समस्त श्रीलंका को ही अपने चोल साम्राज्य में ये मिला लेते हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। राजेंद्र चोल ने एक विशाल सेना का गठन किया था और तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर चोल शासकों ने बनाया, यानी कि राजा राज चोल प्रथम ने इसको बनवाया, जो इम्पोर्टेंट है, VVI हो जाता है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर पाल वंश देखिए, यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं पाल वंश के बारे में। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, है ना, और यहाँ की प्रजा स्वयं इनको शासक बनाया था। और ये पाल वंश के बारे में आपको बता दें, यहाँ से हमेशा PT में प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से मेंस में भी एक सवाल बनता है पाल कला, है ना। 3-4 कला है, 3 कला बेसिक, वहाँ से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मोर कला हो गया, पटना कलम हो गया, और एक कला हो जाता है पाल कला। और पाल कला को संरक्षण दिया था पाल वंश के सम्राटों ने ही संरक्षण दिया था। और इन्हीं के समय में बंगाल और बिहार में पाल कला जो है सबसे ज़्यादा फला फूला। जिसके 2 कलाकार थे जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है, धीमन और बिठपाल। धीमन और बिठपाल PT में भी सवाल पूछा जाता है। धीमन और बिठपाल जो हैं नालंदा के निवासी थे और ये काश्य कला के सबसे, मतलब समझे कि पहुँचे हुए कलाकार थे, पूछा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो गोपाल हो जाते हैं। पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो गोपाल है ना, ये गोपाल हो जाते हैं। और गोपाल के बारे में यहाँ पर देखिए, गोपाल ये बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग थे, बौद्ध धर्म। अच्छा, दुनिया में एक चीज़ और भी हम लोग देखते हैं, जितना भी लोगों ने, चाहे हमारे प्राचीन भारत के इतिहास को देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास में भारत में जो प्रगतिशील विचारधारा के जो लोग हैं, जो बौद्धिक किस्म के जो लोग हैं, वही बौद्ध धर्म को अपनाए हैं। और वहीं उनका, सच कहें तो भारत का जो असली धर्म है, जो भारत के लोगों का जो धर्म है, वो बौद्ध धर्म ही है। भले इस पर डिस्कशन नहीं करिएगा, है ना, क्योंकि डिस्कशन करने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है ना। बाकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आप लोग के स्टूडेंट नहीं हैं, हम ये बात को जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे
जितने भी प्राचीन भारत के इतिहास में बौद्ध धर्म को लोगों ने अपनाया, जो शासक ने अपनाया, वहाँ की राजा के साथ साथ वहाँ की प्रजा सबसे ज़्यादा खुशहाल थी। थोड़ा देर के लिए यही सोच लेते हैं, आपका जो पड़ोसी कंट्री भारत से बौद्ध धर्म जो है वो लोग खुद ले लिया, और आज वो विकसित अवस्था में है। उसकी सामाजिक स्थिति देखिए, भारत से सबसे ज़्यादा उन्नत स्थिति में है। आप उसकी राजनीतिक स्थिति देखिए, उसकी आर्थिक स्थिति देखिए, समानता देखिए, बंधुत्व देखिए, भाईचारा देखिए। उसकी तुलना भारत कतई कभी भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उन्होंने अपना ही धर्म को क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो जो लोगों ने, चाहे हम लोग मौर्य साम्राज्य की बात करें या पाल की बात करें, पाल के बारे में कहा जाता है कि अंतिम रूप से संरक्षण देने वाला बौद्ध धर्म को यही था। बौद्ध धर्म को अंतिम रूप से संरक्षण किसने दिया? गोपाल ने दिया। और गोपाल से जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, गोपाल ने यहाँ पर उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की पूछा जाता है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो ये गोपाल ने किया। वर्तमान में जो उदंतपुरी विश्वविद्यालय है वो आपके बिहार शरीफ में है, बिहार शरीफ में है ना। और बिहार शरीफ आपको पता है नालंदा में है। ठीक, ये हो जाते हैं। और एक चीज़ और भी देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल तीनों संघर्ष में क्या थे? शामिल थे। और यही वजह था कि गोपाल भी त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या हो गए? शामिल हो गए, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। गोपाल के बाद इनके पुत्र शासक बने, जिनका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल से सवाल हमेशा पूछा जाता है। धर्मपाल पाल वंश के सबसे महान सम्राट थे। पाल वंश के सबसे महान सम्राट धर्मपाल थे। और धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। इन्होंने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। अब जरा सोच के देखिए, थोड़ा देर के लिए सोचिए। इतिहास यही तो चीज़ें सिखाता है। जो भी बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों ने शासक बना, जो गद्दी पर बैठा, सबसे ज़्यादा प्रजा के हित में काम क्यों किया? क्योंकि उनका धर्म उस तरह से करवाता है। जैसे आप देखते हैं पूरी दुनिया की बात अगर हम लोग छोड़ दें तो भारत में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग किस धर्म का है? हिंदू धर्म का नहीं है, जैन धर्म का है। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग किस धर्म का? तो जैन धर्म का। सबसे ज़्यादा अमीर कौन है? तो जैन धर्म का। सबसे अच्छी सामाजिक जो संरचना है किसका है? जैन धर्म का। सबसे ज़्यादा अहिंसक कौन है? जैन धर्म का, है ना। सोचने वाली बात है। उसी तरीके से बौद्ध धर्म के मानने वाले जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा अपने प्रजा के हित के बारे में सोचते हैं। जैसे हम लोग तक्षशिला विश्वविद्यालय की जो बात कर रहे हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय इस भारत की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई और पाल सम्राट ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। सोच के देखिए, इन सम्राटों ने सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे फोकस किया। एजुकेशन, क्योंकि बुद्ध शिक्षा की बात करते हैं, वो ज्ञान की बात करते हैं। वो ऐसा नहीं कहते हैं कि भाई तुम्हें कोई बता रहा है आंख बंद करो उसको स्वीकार करो। नहीं, तुम्हारे पास दिमाग है, तर्क की कसौटी पर कसो, अगर खरे उतरे तो मानो वरना मत मानो। तो स्वयं ये भी कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे पास आने से पहले तुम ये तो सोचो कम से कम कि तुम्हारा कल्याण है ना कहाँ होगा। वो बोलते भी हैं कि तुम्हारा जो कल्याण है ज्ञान के शरण में जाने के बाद ही होगा। इसलिए क्या है, पहला उनका कोटेशन क्या है? बुद्धम शरणम गच्छामि, है ना। जब हम लोग प्राचीन भारत पढ़ेंगे तो थोड़ा पढ़ेंगे वहाँ पे। तो धर्मपाल ने क्या किया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। वर्तमान में देखिए, वर्तमान में
अगर मानते हैं कोई, अगर बौद्ध धर्म वाले की गवर्नमेंट अगर होती तो इस भारत का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी बनाता, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी बनाता, और सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है यही भारत में ही बनता। आज हमारा जो विद्यार्थी है, हमारे भारत के जो लोग हैं, ये नहीं सोचते कि ऑक्सफोर्ड जाते, कोलंबिया विश्वविद्यालय जाते, हार्वर्ड जाते। जिस समय में प्राचीन भारत के इतिहास को हम पढ़ते हैं तो कितना गर्व फील होता है कि पूरी दुनिया के लोग हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। क्या उस गौरव को हम फिर से स्थापित नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने किस पे ज़्यादा फोकस किया, है ना? यहाँ पे सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी बनना चाहिए था, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनना चाहिए था, सबसे बड़ा, है ना, स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो करके ज़्यादा धर्म पे ये सब चीज़ें किया जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। जैसे अगर हम लोग बात करें, जब आप लोग पढ़ेंगे भारत में गरीबी का कारण क्या है, बेरोज़गारी का कारण क्या है, जाति व्यवस्था का कारण क्या है, तब आपको समझ में आएगा। थोड़ा गहराई में पढ़िए। आप टीचर बनने जा रहे हैं, है ना, टीचर बनेंगे और आपके हाथों से भविष्य का निर्माण होगा, है ना। तो ये धर्मपाल के बारे में देखिए। धर्मपाल पाल वंश के सबसे प्रतापी सम्राट थे, सबसे महान सम्राट थे, और इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो भागलपुर में है, बिहार के भागलपुर में। और इसी भागलपुर को हम लोग सिल्क सिटी कहते हैं, सिल्क सिटी, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिल्क सिटी कहते हैं, सिल्क सिटी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो धर्मपाल ने किया। और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त, गुप्त वंश के शासकों के द्वारा किया गया। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय को, नालंदा विश्वविद्यालय, है ना, नालंदा विश्वविद्यालय के देख रेख के लिए, रख रखाव के लिए 200 जो गांव है, गांव, वो दान में दिया गया, दान में यहाँ पर दिया गया, है ना। किसने दिया? तो धर्मपाल ने दिया था, इस धर्मपाल ने ही। और धर्मपाल को 2 लोगों ने मिलकर हरा दिया, धर्मपाल को 2 लोगों ने मिलकर हरा दिया। एक हो जाते हैं आपके प्रतिहार, प्रतिहार सम्राट है जिनका नाम है नागभट्ट द्वितीय, है ना, जिनका नाम है नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय हो जाते, ये प्रतिहार है। और दूसरा जो नाम है वह राष्ट्रकूट का है, राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट शासक उस समय थे ध्रुव। यानी कि प्रतिहार सम्राट नागभट्ट द्वितीय और राष्ट्रकूट सम्राट ध्रुव ने, ये दोनों ने मिल करके धर्मपाल को त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या कर दिया? हरा दिया। धर्मपाल को इन लोगों ने हरा दिया, है ना। ये और कहा जाता है कि धर्मपाल लगभग 40 वर्ष तक शासन किया, 40 वर्ष तक इन्होंने शासन यहाँ पर किए, है ना। उसके बाद जो सम्राट यहाँ पर बैठे उनका नाम है देवपाल, देवपाल नाम है। और देवपाल ने अपनी राजधानी जो है मुंगेर में बनाई। पूछा जाता है इन्होंने अपनी राजधानी मुंगेर में बनाई, और मुंगेर में बनाने के बाद कुछ समय के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद पाल वंश का पतन प्रारंभ हो जाता है, पाल वंश का, है ना, पाल वंश का पतन प्रारंभ हो जाता है, यहाँ पर पतन प्रारंभ हो जाता है। लेकिन बाद में 11वीं सदी की बात है, 11वीं सदी की बात है। 11वीं सदी में एक शासक बनते हैं जिनका नाम है महिपाल प्रथम। और महिपाल प्रथम ने फिर से पाल शासक का अभ्युदय किया, यानी कि फिर से स्थापित किया। और यही वजह होता है कि यहाँ पे महिपाल प्रथम को, महिपाल, है ना, महिपाल प्रथम को हम लोग पाल वंश का द्वितीय शासक, द्वितीय सम्राट कहते हैं। पाल वंश का, है ना, पाल वंश का द्वितीय सम्राट कहा जाता है, या द्वितीय संस्थापक कहा जाता है ना। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, महिपाल प्रथम को कहा जाता है यहाँ पे, है ना, पाल वंश का। और आपको ये बात पता होगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एक चीज़ और भी देखिए, पाल वंश से हमेशा पीटी में प्रश्न पूछा जाता है। पाल हमेशा बिहार के द्वारा जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा लिए जाते हैं
उसमें पाल से एक प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे बीपीएससी में देखिएगा, बीपीएससी में बहुत सारे प्रश्न जो हैं पूछे गए, है ना। तो देवपाल धर्मपाल के बाद शासक बनते हैं और इन्होंने अपनी राजधानी मुंगेर बनाते हैं और पाल वंश का पतन इन्हीं के समय में प्रारंभ हो जाता है। लेकिन 11वीं सदी में अगर हम लोग देखें तो एक शासक बनते हैं जिनका नाम है महिपाल प्रथम, और महिपाल प्रथम ने दूसरी बार फिर से इस पाल वंश को अभ्युदय करते हैं, जिसके वजह से महिपाल प्रथम को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखिए कहता है कि 8वीं शताब्दी के मध्य पूर्वी भारत में बिहार एवं बंगाल का पाल, है ना, का क्या हुआ, उदय हुआ। पाल वंश का उदय कहाँ हुआ, बिहार और बंगाल में। और पाल वंश के अन्य शासक कौन थे, गोपाल थे, धर्मपाल थे, देवपाल थे और महिपाल थे। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी, मुंगेर थी, है ना। और भागलपुर जिले में, यहाँ पर देखिए भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल ने करवाया और धर्मपाल ने नालंदा महाविद्यालय महाबिहारों को दान में भी दिया, है ना। और यहाँ पे देखिए उदंतपुरी मठ की स्थापना, उदंतपुरी मठ की स्थापना जो बिहार शरीफ में है, पाल वंश के शासक गोपाल ने ही करवाया, जो हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट महमूद गजनबी पढ़ेंगे, है ना। थोड़ा सा संख्या बढ़ जाता है ना। तो फिर हम लोग लाइव भी लेंगे आराम से, 2 घंटा 3 घंटा हम लोग रहेंगे और जल्दी हम लोग अपने टॉपिक को ख़त्म करेंगे। हम ये चाहते हैं कि जल्दी समाप्त हो जाए, है ना। और एक बार आपसे ज़रूर कहेंगे, आपने बड़ा समझिए कि पूरा एनर्जी के साथ हमें भी अपना योगदान दिया, और अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर इसको जितना से जितना हो सके एक बार शेयर करें, है ना। लाइक रुकना नहीं चाहिए, अच्छा लगता है लाइक्स जब रहते हैं। तो कमेंट्स ज़रूर आप लोग करिए ताकि हमको ये पढ़ने में लगे कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं, है ना। और हम जो करा रहे हैं, है ना, क्या फ़ायदेमंद है या नहीं है, ये सब चीज़ें होते रहना चाहिए। वहीं से हम लोग बातचीत भी करते हैं क्या। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।